डेमो क्लास है आपकी? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। कब? तो इतने दिन कहाँ थे? तो 101 रूम कहाँ चले गए? एक तलब है। आरएस के लिए हो, कोई एसआई के लिए हो? अच्छा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, 1813 में। हाँ, वो क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से। 1813 में भारत चाय और चीनी के संदर्भ भारत के प्रति बंद कर दिया गया था। चीन, चाइना में चाय और ट्रेड कर सकता था, बाद बाकी बंद कर दिया गया था। अरे प्रश्न निकालो जी, इनको समझ में नहीं आ रहा। ये क्या प्रश्न निकालेंगे? प्रश्न हमारे पास नहीं है। दो तो है तो देना चाहिए ना जल्दी। ये देखो, ये कह रहे हैं ना, किस अधिनियम के द्वारा, 39 नंबर, 39 नंबर ना, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? चाय और चीनी को छोड़कर, छोड़कर लिखा है ना, तो उनको छोड़कर तो 1813 में ही है। देखो हम भी लिखवाए होंगे। 86, 86, 36। अच्छा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया? ये 35 होगा, 1935। आंसर? नहीं। आ नहीं, 1935 होगा। ठीक है, वो एक्चुअली क्या किया मैं बता, अरे रुको, उसमें 35 है। उस एक मिनट रुको। उसमें क्या है कि 1937 में ये लागू किया गया था, लाया गया था अधिनियम 1935 में, इसे लागू किया गया 37 में, तो वो 37 दे दिए हैं। हालांकि प्रश्न कह रहा है कि कब इसे, हाँ, स्थापित किया गया। तो स्थापित 37 में ही था, हाँ। 87। एक निर्वाचित संविधान से, हाँ सुन लिए, एक निर्वाचित संविधान, नहीं, हालांकि 35 ही होना चाहिए, ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ये तो आंसर, ये तो किया हुआ है आप लोग। आंसर सी होगा ना। 37 का आंसर क्या है? हाँ, क्रिप्स मिशन। ये आपकी समस्या है। नीचे उतरो, नीचे। आयुष्मान आरोग्य विजय भाव, नीचे उतर के आदमी करते हैं, पोडियम पे नहीं आते हैं। तो ठीक है, यहीं से हम चल, आप ही के पास चले आ रहे हैं। खुश रहो। हाँ, कितना नंबर बोलो? 85। इन व्यक्तियों में से कौन से, अब ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, हमने आपको पहले ही बताया था। एबी अलेक्जेंडर था, स्टीफन क्रिप्स था, पैट्रिक लॉरेंस था, पहला नंबर नहीं है। हाँ, सब लिखवाया हुआ है, पढ़ोगे नहीं तो यही होगा। सरदार पटेल थे, हमने बोला था ये सब आप लोग खुद पढ़ें। मिनर, मेजर और माइनर 22 कमेटियां हैं, सब हम थोड़े पढ़ाएंगे। कुछ तो अपने भी करो। क्या चाहती हो कि पूरा एकदम खाना बना दे, खिला दे, खिला पका के खिला भी दे कि लो खा लो? ऐसे थोड़े होता है। खाना बना रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं, खाना ऐसा बनेगा, थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए कुछ और डालो, और बेकार करने के लिए और भी कुछ डालो, ताकि खाए हॉस्पिटल जाए। क्वेश्चन नंबर 20।
हाँ, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ये थे आपके फ्रैंक एंथनी। डी नंबर, डी फॉर डॉग। फ्रैंक एंथनी थे। किसमें सी दिया है? आंसर की में क्या दिया है? एच सी मुखर्जी। एक मिनट रुको, उल्टा सीधा ये लोग डाल देते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, पता कर लेते हैं। परेशान क्यों हो रहा आप लोग? एच सी मुखर्जी को तो चुना गया था, निर्वाचन हुआ था। अच्छा, प्रथम पूछ रहा है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभा कहां से एच सी मुखर्जी हो जाएंगे? प्रथम फ्रैंक एंथनी थे। कुछ भी लिख देते हैं सर। सेंट एंथनी नहीं, फ्रैंक एंथनी। पढ़ी लिखती हो नहीं। हाँ चलिए, अब आइए आप लोग अपने 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 जगह पे। क्या 34 पढ़ो तो क्या है? आगे पढ़ो। क्यों ये होगा? हाँ हाँ, अले भले आप लोग कर दीजिएगा तो क्या करें हम? पढ़ाई लिखाई है नहीं, सांगानेर थाना बगल में है, सोच लो। हाँ हाँ, चलिए अब हम लोग अपने काम पे आ जाए। जी आपका कैसा गया? कुछ ठीक ठाक हुआ आपका? जी आपसे बात करें, हाथ उठा के रखे थे। हाँ, पहली क्लास है आपकी? डेमो क्लास है? हाँ हाँ, ले लिए हो? हाँ बोलिए। जी कैसा गया आपका? हाँ, आपके बगल में कितने नंबर मिलेंगे? अच्छा, पता नहीं है। हाँ कैसा गया आप लोग का? इस पलटन का कैसा गया? महिला सशक्तिकरण का कितना कैसा गया? कुछ ठीक ठाक लग रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? तो पढ़ोगी तो और आएगा, और नहीं पढ़ोगी तो ऐसे ही सोचते रहो। एक कर लो, घर में तो समय मिलता नहीं है, यही मिलता है, कर लो आराम से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग क्या कर रहे थे जी? आप लोगों को मैंने कुछ दिया था, आकांक्षाएं लिख के लाने को, लिखा है आप लोगों ने? जिन्होंने नहीं किया वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, जो नहीं किए हैं वो क्लास छोड़ के चले जाएं, जो किए हैं वो क्लास में बैठ सके। अगर एक बच्चा किया होगा, हम एक बच्चे को ही आज पढ़ाएंगे। किए हो बालक? कल तक बोले थे कि सर हम कर लेंगे। कर लेंगे क्या कोई दिन नहीं होता है? जी किए हो? जी आप किए? जी आप? वो तो क्लास में कर रही थी, हम आ गया तो पूरा कैसे होगा? कुछ कुछ घर जाओ। हाँ, घर जाओ। देखो आपकी फ्रेंड नहीं आई है ना, आप भी उसी के साथ घर जाओ। हाँ, फोटो खींच रही थी, ऐसा फोटो खींच के बीमारी पड़ गई वो।
हाँ, नहीं किया है। जी आप भी नहीं किए जी, आप नहीं किया जी। हम अभी चेक करेंगे, चिंता मत करो। जी हाँ कर रहे हैं जो उनको समझ लेना, आप तो पूछ रहे वर्बल। जी किए हो? जी किए हो बालक? चलिए आप लोग पैक कीजिए। कृष्णा आप भी पैक कीजिए। नाम अच्छा रखने से काम अच्छा नहीं करते हैं आप, बोलो। हमारे ख्याल से आप लोग जो जो नहीं किए हैं, हमारे क्लास में केवल 4 बच्चे ही बैठेंगे, वही बैठ के उन्हीं को पढ़ाएंगे हम। आप लोग घर जा सकते हैं। इतने मेहनत से आप लोग से मैंने कहा था कि कर लीजिएगा, हम सबका चेक भी करेंगे, इतना तक भी कहे थे, फिर भी आप लोगों ने नहीं किया। कियो 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 जी किए आप? जी आप भी किए, आप भी किए, आप भी किए? नहीं, खाली पेट आधा पेट खाती हो तो अब नहीं कियो। चलो बैग पैक कर लो, बैग रखो, पैक पैक करो जी। आप भी पैक करो, आप भी पैक करो। जाओ बाहर जाके, कितना अच्छा सीन सिनेरी चल रहा है, फोटो खींचते रहो, जाओ। क्यों नहीं किए कोटा बूंदी? मिला नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई पुस्तक है आपके पास? हमने बोला था कि एनसीईआरटी की 12वीं की किताब ले लेना, मतलब लिखवाना पड़ेगा हमको। कहने का मतलब है कि सर आप लिखवा दीजिए। वही 11वीं की, सॉरी। तो मतलब एक दिन का टाइम दिया जा सकता है आप लोगों को? कल कर लोगे? ऐसी क्षमा की नहीं जाती है। वो लेके नहीं जा रहा कि आपका जान सूख रहा है। एकदम से डर गई। एक जान की तो हो, डरोगी तो जरूरी। ठीक है, 2 जान के लिए थोड़ा खाना पड़ता है ना। देखिए जब हम लोग बात कर रहे थे आकांक्षाएं के बारे में, तो हम लोग न्याय के बारे में बात किए। आप लोग वाकई में चाहते हैं लिखवा दें? जी चाहते हैं लिखवाना? जी आपसे बात कर रहे हैं, जोर से बोलिए। हमको मालूम था कि आप लोग पका पकाया खाना खाना चाहते हैं। वेरी गुड। मतलब आप लोग मेहनत कुछ नहीं करेंगे? कौन सा तीर मार लोगे आज का मौका देंगे तो? ओके। तो आप देखिए, लाओ लिख के लाइए जरा, दिखाओ तो। आप भी लिख के लाइए, दिखाओ। बोली थी ना कि सर लिखे हैं। लाओ, कॉपी तो यही है। कहाँ है पेपर? पेपर ही दो ना, अच्छी बात है ना। घर छूट गया होगा। कहाँ छूट गया? वन में छूट गया? जब वो नहीं किए तो आप कैसे करेंगे? तो हम झुट्ठी कहाँ कह रहे हैं, निकालो तो सही। इसी फोटो के चक्कर में तो देखो सब छोड़ दिया है। अब आप फोटो के फेर में पड़ गए हैं कि तू खींच मेरी फोटो। यही हाल होगा। नहीं है ना? हाँ देखो जी, आपने बोला आपने किया है, दिखाइए। हम बहुत ईमानदार हैं इन सब चीजों में। जी दिखाइए। सही। अब
कहां से लिखी हो? कौन सा? लक्ष्मी, दुर्गा? अच्छा, पतंजलि भी आ गया। बाबा रामदेव बुक भी बेचने लग गए। वाह, बाबा रामदेव, उनकी माया तो पतंजलि में थी। अच्छा नहीं लिखा है। अब कहोगे कि सर आप सम्यक में पढ़ा रहे इसलिए कह रहे अच्छा नहीं है। अजी आप भी कह रहे थे कि हम किए हैं, तो वो पेजेस घर में छोड़ के आई होंगी। घर कहाँ है आपका? हमारे साथ गाड़ी में चलिएगा, महेश नगर आपके घर में चेक करेंगे, सही में एकदम गारंटी के साथ। और अगर नहीं की होंगी, पेरेंट्स को बोलेंगे कि देखिए कितना सच बोल रही है। ठीक, हम ऐसे टीचर नहीं है। ये कौन खा के यहाँ छिछी लेदर कर दिया है? हद करते हैं बच्चे भी ना। हाँ, ये कहां से आप जरा सा नोटिस करें कि हमने भी लिखवाया है, कम से कम 2 पेज का लिखवाया है कि अगर एग्जाम में जाओगी तो कम से कम, अगर मान लो अगर 1 पेज भी याद होगा तो अच्छा, आपका मतलब डूबती हुई नहीं है, तैरने लगेगी। क्या है, क्या रीड करके बताएं? बताओ, पिक्चर चालू नहीं हुआ कि खत्म ही हो गया है? अरे इसमें कहां लिखी हो? न्याय में तीनों न्याय आना चाहिए ना, कहां है तीनों न्याय? तो अब क्या चाहती हैं? वो लिखने से नहीं होता है, फिर अनुच्छेद लिखना पड़ता है जी। अब ये जो लिखी हो इसमें किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया ये नहीं है। समानता, वो उसके बाद समानता में कौन से अनुच्छेद आएंगे? देखो ये लिखी हो ऐसे, सारांश में ऐसे होना चाहिए। बंधुत्व में देखो नहीं है, 51 का है, ठीक है जी। आप भी बोले थे लिखे हैं, गलती से आप मुंह नीचे कर दिए थे। एक काम करते हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा जी, आपने कहा है कहिए, देखें। वो तो हम वैसे ही काम के लिए। ये किसका है? बेकार है। हाँ हाँ, जो काम की चीज है वही देखा जाता है। हाँ जी, आपका कहाँ है? एक कौन सा चिट्ठी लिखे हो? वो चिट्ठी जो हमने बोला, वो चिट्ठी लिखे हो। हमने जो चिट्ठी लिखवाया वो कितना लंबा है? अरे इस चिट्ठी से कोई प्रभावित नहीं होगा, किसी को भी दोगे तो प्रभावित नहीं होगा। तो आधा ही लिखा, तो हम आपसे क्या बोले थे कि जो कल आप लोग करके ला दीजिएगा। पहले बताइए कितने लोग नहीं करके लाएंगे, वो हाथ उठा दे अपना। नहीं लाओगे? आपका कानपुर खत्म हो गया है? कानपुर आपका खराब हो गया है? रोज ड्रिल मशीन यहां से डालो, यहां से निकालो, तो आर पार सुनाई देगा। हाँ जी, ये बताएं कि कल कितने लोग करके नहीं आएंगे, ये बोल दें। नहीं तो हम लिखवा देंगे ना, अननेसेसरली झूठ का मेहनत कराने से फायदा लिखवा देने में ज्यादा भलाई है। लिख के लाओगे कृष्णा? कल कल भी किए थे ऐसे, और आज हम आपके साथ ऐसे कर रहे हैं। देखो बूंदी में पकड़ के शादी करवाई जा रही है, शांत रहो, ठीक है? तो ये किसका है? कहां से लिखी हो सीमा? नहीं, बुक का ही लिखा हुआ है, अपने मन का तो दिख ही नहीं रहा है। इस क्लास में आने से ना कहीं दिक्कत हो जाता है। मिला आपको पेज? ये आप कैसे बोलिएगा कि सही नहीं लिखी है? जरा हम देखें तो सही। अरे दिखा तो, नहीं नहीं दिखाइए पहले आप, देखना मत,
चार आंखें देखेंगे नहीं तो क्या, किस लिए मांग रहे हैं? दो इधर, अरे दो इधर। देखिए अब हम लोग अगला अपने टॉपिक पे चलते हैं, और हमारा अगला टॉपिक जो है वो है चूंकि आरएस में नहीं है किंतु आईएएस में है, अगला टॉपिक है हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब देखिए जब हम बात करते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी इसको कहते हैं यूनियन एंड टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये हमारे भाग की बात करोगे तो भाग ये 1 में है, और अगर अनुच्छेद की बात करोगे तो ये किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद? 1 से 8 नहीं, 1 से 4, ठीक है, 1 से 4, तो थोड़ा जोर से बोला करो। और उसके बाद अगर हम अनुसूची की बात करें तो ये जो है हमारा, बात सही है, ये भी 1 से 4 अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में आएगा, 1 से 4 नहीं, ये प्रथम अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। ये हमारे संविधान का पहला भाग है। अब हम लोग संविधान के अनुच्छेद के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोग आसपास घूम रहे थे, 10-12 क्लास हम लोग आसपास घूमे हैं। अब हम लोग वास्तव में संविधान को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान क्या है। तो जब संविधान को हम लोग कहते हैं तो आप देखिए कि हम संघ एवं राज्य क्षेत्र में हमारा अनुच्छेद पहला कहता है, आर्टिकल पहला कहता है कि क्या कहता है पहला आर्टिकल? चुप हो जाओ। हाँ बोलो, वेरी गुड, हाथ उठा रही हो, बोलो। हाँ बोलो, पहला अनुच्छेद क्या कहता है, बोलो सीमा। भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र। हाँ बॉलीवुड, हाँ ऐसे ऐसे कर रही थी, बोलो। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो, क्या कहता है अनुच्छेद 1? बोलो, हाँ बोलो, सही बोल रही, बोलो। तो तबला बजाना यहाँ जरूरी है? क्या नाम है आपका? अंजलि। काफी चंचल हो अंजलि, मगर दिखने से दिखती है कि हाँ बहुत हम सीधा सती हैं, किंतु हाँ जी, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अब यही समस्या है कि इस अनुच्छेद को हिंदी में वर्णन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अनुच्छेद इंग्लिश में कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। अब हिंदी में उसको करे तो भारत दैट इज भारत, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस सेंस में हम लोग समझेंगे, इस परिप्रेक्ष्य। हाँ बोलो, चुप रहो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हम बोले हैं बोलने के लिए आपको? अच्छा, हाँ, जब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो भारत है वो राज्यों का संघ है। अगर उसको हिंदी में करें तो ये निकलता है मतलब। किंतु जब हम संविधान के बारे में बात करते हैं तो संविधान के पूर्ण रूप से
पूरी तरह से अनुच्छेद को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो छेद हमारे दिमाग को छेद नहीं करेगा तब तक हम उसे समझ नहीं पाएंगे, और इसी तरह से आधा अधूरा बोल के चले आएंगे कि भारत राज्यों का संघ है। यही बोल रही थी ना? हाँ, जो कि गलत है। नहीं, सर है, सर का तो देखो हरियाली खत्म होकर बंजर आ रहा है, ऐसे ही सर कर करके यहां से सब निकलते जा रहा है। तो अब कुछ साल बाद देखोगे कि अब ये बंजर सरजमीन लेके घूम रहे हैं। तो आगे भी बोलो, ठीक है। अब क्या है कि जब हम कहते हैं इंडिया, दैट इज भारत, अब क्या है कि इसको हम लोग कर भी नहीं सकते हैं भारत ना। प्रॉब्लम तो ये है कि भारत, इसको इंग्लिश में भारत ऐसे लिखा हुआ है। समस्या ये है, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। तो यानी ये कर सकते हैं, राज्यों का मंग नहीं संघ है, ठीक है। हाँ, उमंग होगा। तो हाँ बोलो मिस्टर बुंदी, हाथ उठा रहे हो। तो ये हम एक बात बताएं कि जब हमारा संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत, ये समस्या एक उत्पन्न हो गई संविधान सभा के सामने, और कई लोगों ने इसकी चर्चा की कि जब आपको भारत का संविधान बनाना है तो भारत के संविधान में एक शब्द का प्रयोग करो ना कि भारत राज्यों का संघ है, जैसे कह रही थी। अब आप लिख दिए कि इंडिया दैट इज भारत, कल को अगर ये प्रधानमंत्री होगी तो कहेगी इंडिया दैट इज भारत विच इज हिंदुस्तान इज, मतलब जुड़ता चला जाएगा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनुमानित तो हम कुछ भी लगा ले, क्या कृष्णा? हाँ, तो हमें नहीं समझ में आया कि इंडिया और भारत दोनों शब्द का प्रयोग करने का क्या तात्पर्य है। बालक बड़ा रिलैक्स होकर बैठे हो, ऐसे लग रहा है कि एकदम पछाड़ के बैठो ऐसे। हाँ बोलो, अधिकारी की तरह बैठो। हाँ बोलो। वहां देखने के बजाय हमको देखो तो कुछ आएगा। क्या आएगा सर? पता नहीं है, ये जरूर आएगा। हाँ बोलिए, ऐसा क्यों है? अंबेडकर जी ने, हाँ बोलो। वेरी गुड, और भारत हिंदी भाषा में है? यही है? अरे हाँ है ना, बोलो ना, यही कहना चाहती हो ना? वेरी गुड। कितना हम खुश होते हैं आप लोग के सवाल जवाब का। अभी क्या है कि कुछ दिन से हमारी वाइफ हमको ये नहीं कह रही है कि आप पगला तो नहीं गए हैं, क्योंकि आप लोग की बातें सुन सुनकर हम अपने में हंसते रहते हैं। तो हमारी वाइफ बोलती है कि आप हमको देख के इतना हंस क्यों रहे हैं? बोले आप देखकर हंस के क्या करेंगे? हाँ, और पूछती है क्या बात है? तो बोले कुछ बात नहीं है। आप लोग की बातें इतनी अच्छी आती है ना कि हम क्या ही बोले। अभी से ही झगड़ा करने लग गए कि उसका पेन है तो देती क्यों नहीं है? क्या चाहती हो कि पूरा 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 जो क्लास है वो उसी के उधार लेके कर रहे हैं? उधार का थैला बांध ली हो? अरे लेकर आया करो, कुछ दी हो यहां तो कुछ पेन लाया करो, खरीदो, धनराशि दो। ओके, तो अब देखिए, अब क्या है कि जब हम बात करते हैं इंडिया, तो ये बात ये सही कही है सीमा कि सर इंडिया शब्द जो है ना ये अंग्रेजों की तरफ से आया है, जो आए ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने 1935 यानी 1950 से पहले भारत के साथ कई सारे संधि किए हैं। संधि जानती हो क्या होता है? क्या होता है? वेरी गुड। तो कई सारे समझौता किए हैं, और उस समझौते में उन्होंने ये नहीं लिखा भारत ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये अंग्रेजों का देन है कि विश्व में भारत के नाम पर इंडिया को प्रचलित न करके इंडिया के नाम पर इंडिया को प्रचलित किया है। इसीलिए आज अगर वर्ल्ड में आप जाओगे ना और आप कहोगे, कोई पूछेगा कि फ्रॉम विच कंट्री यू बिलोंग्स टू, आप किस देश से हैं, तो आप कहते हैं कि हम इंडिया से हैं। आप भारत नहीं कहते हैं। भारत कहेंगे तो वो समझते हैं कि कोई नया देश होगा छोटा मोटा, किंतु जब इंडिया कहते हैं तो उनको लगता है कि हाँ एक देश है जहां पे गरीबी ज्यादा है। ठीक है, ऐसा लगेगा,
ऐसा लगता है। तो इंडिया दैट इज भारत, यहां ध्यान दे लो, क्या देख रही हो? देखो, क्लास करने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। तो आप देखिए, तो ये विवाद उठा था, तो उसे समतल किया गया, समझाया गया कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है, किंतु हमने भारत शब्द क्यों इसमें उल्लेख किया है? भारत शब्द क्यों उल्लेख किया है? हालांकि इंडिया को भी तो भारत ही कहेंगे, हिंदी में क्या ही लिखें इसमें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। इंडिया इंग्लिश से ही पढ़ो। तो ऐसा क्यों है? जी हाथ उठा रहे हो, वेरी गुड, बोलो बालक। है एडमिशन लिए हो कि अभी डेमो चल रही है? ले लिए हो? तब तो आप हमारी क्लास के प्रोटोकॉल को समझ लो कि हाथ उठाने का मतलब है कि बहुत बड़ा अपराध, ठीक है, और ये सजा से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछने लगते हैं हमारी तरफ से, ताबड़तोड़ प्रश्न का जो होता है बम्बार्डमेंट होने लगता है। तो अधिकारी की तरह हम लोग बैठेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ है, भारत शब्द जो है वो प्राचीन से लिया गया है। प्राचीन, आधुनिक भारत नहीं, प्राचीन भारत से लिया गया है। और वहां आप पढ़िएगा लेटर वैदिक पीरियड में, तो सबसे पहले भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। और हम लोग भी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, उन लोगों ने भी सबसे ज्यादा शब्द भारत का ही प्रयोग किया था। इसीलिए हमारे संविधान में आंतरिक मामले में जब भी आप देखिएगा तो लिखा रहेगा भारत संघ द्वारा राज्य संघ, किंतु जब वैश्विक तौर पे बात करेंगे तो वही हो जाएगा इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एरिना में, क्योंकि वो भारत नहीं समझते। तो इसलिए हमने क्या किया कि भारत शब्द का प्रयोग और इंडिया का प्रयोग दोनों भाषाओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंदर प्रयुक्त किया। किंतु एक समस्या आ गई कि जब हमने कहा कि भारत एक राज्यों का संघ है, तो जब हम राज्यों का संघ के बारे में बात करते हैं, जब हम राज्यों के संघ के बारे में बात करते हैं, तो संघ शब्द का निर्माण किसने किया था? बोलो जीतू। थोड़ा जोर से बोलो। नहीं पता? ओके। हाँ, संघ शब्द का निर्माण किसने किया? इनसे पूछ रही, जैसे इनको बड़ा पता ही है। हाँ, ये एक सवाल आप लोग बहुत अच्छा देते हैं, सर पता नहीं सर, किंतु घर का एड्रेस ठीक पता है, कहां जाना है वो भी नहीं पता। अब बताओ कितना ईमानदार है ये? चेहरे से लग रहा है ना कि आप बनिएगा तो एकदम करप्ट अधिकारी बनिएगा। पूरा नहीं पता है। हाँ जी, बोलिए सीमा, बोलिए। नहीं, संघ शब्द का निर्माण किसने किया? संविधान में जो लिखा है ना, भारत राज्यों का संघ है, तो ये किसने निर्माण किया? किसने किया? हाँ, तो उसी का नाम पूछ रहे हैं ना। अब आपका नाम जान के क्या करेंगे? उसका नाम जानना जरूरी है। ये नहीं पता। कविता कृष्णमूर्ति, बोलिए। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत शब्द का निर्माण किया गया। चुप रहती तो ठीक है। हाँ, हाँ, संघ का हमको समझ में आ गया। हाँ बोलो। हाँ, किसी को कुछ पता है? बूंदी। देखो, आप लोग थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाते हो, इसका हमको दुख नहीं, खेद है। वेरी गुड।
माय गॉड, इतनी देर आप कहां थे? इसीलिए गलत बोले, ना बोलते तो चुप थे। हाँ, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। संघ शब्द का निर्माण हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया। खुद सोचना चाहिए कि संविधान निर्माता वही है, तो उनके अलावा कौन? ठीक, आप सोचते बहुत हो, किंतु जो बोलोगे वही हम देखेंगे। तो अब जब भारत ये संघ का निर्माण उन्होंने किया, तो उन्होंने बताया कि हमारा संघ जो है वो अमेरिका के तरह, यूएसए के तरह समझौते का नहीं है, समझौते वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो संघ का निर्माण हुआ है वो 50 राज्यों का समझौता है। भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इनका हमारा समझौता नहीं है। अच्छा, विडंबना देखिए कितना है। हम जब क्षेत्र की बात करेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र, इस क्षेत्र में हम किसकी, हम केंद्र शासित प्रदेश की बात ही नहीं करते, हम केवल राज्यों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जब हम राज्यों की बात कर रहे हैं, तो जब संघ, तो इन्होंने बताया कि हमारा जो संघ है वो अमेरिका का समझौता दिया हुआ संघ नहीं है। जिस तरह से अमेरिका में 50 राज्य समझौता किए हैं और एक राष्ट्र का निर्माण किए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हमारा वो नहीं है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि वो संघ से जिन्होंने समझौता किया है वो समझौता कभी भी तोड़ सकते हैं, किंतु हमारे देश में कोई समझौता नहीं है। जितने भी राज्य जुड़े हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं, सब संविधान के दायरे के तहत, इसीलिए कोई समझौता नहीं है। इसीलिए हमारे देश में राज्यों को हटना मना है पूर्ण रूप से। तो एक शब्द लिखा जाता है, जब हम बात करते हैं कि भारत क्षेत्र और राज्य क्षेत्र, इन दोनों में से व्यापक कौन है? वेरी गुड। कल नहीं आए थे क्यों बालक? कल नहीं आए थे, बारिश हो रही थी इसलिए? ये बारिश तो खत्म हो गई थी तब यार, ये तो बहाना मार रहे हो रही थी। अच्छा, तो अब बताओ कि भारत क्षेत्र या राज्य क्षेत्र, इन दोनों में से व्यापक कौन है? वेरी गुड। हम आपसे पूछे हैं जी, आपका क्या नाम है? भारद्वाज, मिस्टर भारद्वाज। आपका नाम है मिस्टर भारद्वाज। आपको मालूम है कि हमारा क्लास जो है वो लोकतांत्रिक क्लास है। लोकतांत्रिक समझती हैं? यानी हम सबको बोलने का मौका देते हैं। इसीलिए हम अपनी क्लास में एकदम स्पष्ट बना लिए कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। तो बूंदी बीच में चुप रहना सीखो, चुप रहो। सुनाई दिया हमें, मेरा कानपुर एकदम सही है। हाँ, तो कृष्णा बताएंगे, चूंकि हाथ उठा रहे हैं, तो बताएं कृष्णा कि इन दोनों में से व्यापक कौन है? भारत का क्षेत्र है, राज्य का क्षेत्र नहीं। हाँ, हाँ बोलो बालक जी, तो जी, अरे बोलो ना जी। जी भारद्वाज, ऐसे ही बताओ, गलत सही सब चलेगा। जी, 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 अरे बगल में बोलो ना।
यहां कोई एक ही बताना है। राज्य क्षेत्र, तो राज्य क्षेत्र क्यों है? वो क्या च्युइंगम है, बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं? वो रबड़ है, बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं? अच्छा, अंतर्निहित कर, अच्छा। हाँ जी, आपने कहा कि भारत क्षेत्र, जी हमको याद है जहां तक। हाँ बताएं क्यों? बस सर ऐसे ही आपने पूछा, हम भी ऐसे ही बोल दिए, ऐसा ही है। जी आपने राज्य क्षेत्र कहा ना, क्यों? बस सर पूछा आपने, कह दिया हमने, बस पूछने के अलावा। हाँ जी, आपने भारत क्षेत्र कहा, क्यों? जी आपने राज्य क्षेत्र कहा मिस्टर कृष्णा। अच्छा हाँ, भारत क्षेत्र का था, हाँ बोलो क्यों? जो इन्होंने कहा वही है? अच्छा, इनसे नहीं अगर पूछते तो आप बता देते हैं। हाँ जी, राज्य क्षेत्र कह रही थी एमए पॉल साइंस, ऐसे ही बोले। हाँ मिस्टर बुंदी। उसको क्या समझ के रखे हो? और क्या समझ के रखो, राज्य को क्या समझ के रखे हो? बहुत सीमित है बालक। ओहो। जी आप भी कुछ कहना चाहती हैं सीमा? ऐसे ही बोल दिया था। हाँ बोलो, ऐसे ही बोल दी थी। कलाकारी तो आप ही लोगों में है। मेरा गर्दन टेढ़ा हो गया, पता दर्द देता है ये सब करते करते, मेरा गर्दन दर्द देने लग गया। कुछ दे के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, यही ले रहे हैं हम, फिर भी आप लोग में सुधार नहीं है। हाँ जी बोलिए। क्यों? रबड़ दें? बढ़ा सकते हैं। हाँ बोलो, क्यों बोली थी? ये नहीं, हाँ जी बोलो। हाँ वेरी गुड। अब हमको बोलना पड़ेगा जी, आपको ही बोलना है? नहीं, वो बहुत खुश थी कि अच्छा वो सर हमसे नहीं पूछे, किंतु वो गलत थी कि हम उससे नहीं पूछेंगे। देखिए जब हम बात करते हैं तो भारत क्षेत्र काफी व्यापक है, काफी व्यापक। अगर इसकी व्यापकता की बात करें तो ये इतना व्यापक है, और अगर हम राज्य क्षेत्र की बात करें तो ये संकीर्ण है। क्यों संकीर्ण है? क्यों? क्योंकि जब हम राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो राज्य में केवल 28 राज्य ही आएंगे, और वे वही राज्य आएंगे जो केंद्र के साथ क्या किया इन्होंने? शक्तियों का विभाजन किया है। भाई केंद्र सूची राज्य सूची है ना, तो उसको विभाजन कहते हैं, बंटवारा कहते हैं। तो केवल हम राज्य क्षेत्र में केवल 28 राज्य को ही सम्मिलित करेंगे, ठीक है। और जब हम भारत क्षेत्र की बात करेंगे तो भारत क्षेत्र में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश प्लस अन्य। इसका तात्पर्य है कि यानी विश्व में अगर हम किसी को अधिग्रमण करते हैं, अधिकृत करते हैं, आक्रमण करके उसको अपने पास रखते हैं, तो वो भी किसका क्षेत्र बनेगा? बनेगा ना जी, ऐसा ही है ना। हाँ,
तो यानी इस संदर्भ में हम भारत क्षेत्र की बात करते हैं। हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? हाँ बोलो, कुल अनुच्छेद कितने हैं आज वर्तमान में? 385, 395 है। यहां से यहां बोलने में आपको, अभी क्लास खत्म होती है तो इतना चिल्लाती हो, नीचे इतना जोर से बोलती हो कि मुर्दा कब्र छोड़ के भाग जाए। हाँ हाँ, और आप देखिए 301 से लेकर 395 अनुच्छेद में तो इंटरव्यू में प्रश्न पूछा था कि आप जहां रहते हो संविधान के किस अनुच्छेद में आपके घर का वर्णन है? हिल गए? यानी किस अनुच्छेद में आपके घर का वर्णन है बूंदी? हां, ये अनुच्छेद 1 में वर्णन है। क्यों? क्योंकि जब राज्यों का संघ कहते हो तो ये अपने आप कह रहा है कि आप जहां रह रहे हो वो भी संघ में आता है, तो जहां रह रहे हो उसका भी उल्लेख इसमें किया हुआ है। इसके लिए पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती है, इसके लिए लॉजिक लगाया जाता है। तो ये तो हम ही लगवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए, अर्थात इसका मतलब यह है कि जब हम भारत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ये रियली में व्यापक है, और व्यापकता इसकी इस आधार पर देखी जा सकती है कि भविष्य में अगर हम किसी भी देश को अधिकृत करते हैं, जैसे आज हमारे देश में अगर आप साधारण सामान्य तौर पर अगर तुलना कीजिएगा तो आज हमारे देश में ये एक क्षेत्र आता है जिसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना। यहां पर भी एक क्षेत्र आता है जिसको हम लोग कहते हैं अक्साई चीन, चाइना ने लिया है। यह भी एक क्षेत्र आता है जिसको हम लोग कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, ये भी चाइना के अंदर है। इन क्षेत्रों को अगर हमारे पास दे दिया गया तो भारत सरकार के भारत क्षेत्र में यह शामिल होगा। आपको ध्यान होगा, आप लोगों को ध्यान होगा कि संविधान सभा ने हमारे संविधान का कुल लोकसभा की सीट की अगर बात करें तो लोकसभा में 552 सीट हुआ करते थे, जो वर्तमान में 550 है। वर्तमान में 550 है, 2 घटा दिए गए, एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिए गए 104वें संशोधन अधिनियम 2022 में। कौन सा संशोधन अधिनियम? एक मिनट चुप रहे, कौन सा संशोधन अधिनियम? बाप रे बाप, ये तो गलत बात है। फर्स्ट बेंच में बैठती है 204। जी कौन सा संशोधन बताया हमने? 104वां संशोधन अधिनियम 104 अमेंडमेंट एक्ट 2022 में संशोधन कर एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन इसको कहते हैं, 2 सीट जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए था। एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन क्या होता है बोलो? आंग भारतीय, ठीक है, क्या होता है? हम हिंदी नहीं पूछ रहे हैं उसका। तो अभी तक हम और आप क्या थे? हम लोग। तो आप तो बोली कि मदर फादर इंडियन है। अभी अगर मेरे मम्मी पापा को देखो तो वो तो दोनों इंडियन ही है आपके है? अच्छा हाँ, क्या है बोलिए? एंग्लो इंडियन क्या है? क्या है एंग्लो इंडियन? और माता भारतीय हो। ये सही कह रही है। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि पिता विदेशी हो, माता भारतीय हो। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण है, देखो अंग्रेजों ने कम से कम 250 साल 300 साल राज किया, तो अंग्रेज के जो मेल
थे, पुरुष थे, वो भी यहां दिल फेंके हैं, मतलब शादी की हैं। और शादी करने के बाद जब 1947 में वो लौटने लग गए ना अंग्रेज, तो उन लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और यहीं रहने के तो उन लोगों ने कहा कि भाई जब तुम यहां रहोगे तुम लोग देखेगा कौन? तो हमारे 2 प्रतिनिधि मनोनीत होंगे। मनोनीत समझते हैं ना, जिनका निर्वाचन, यानी भारत क्षेत्र में कहीं यहां कहीं वहां कहीं वहां यहां, मतलब छोटे छोटे टुपके टाइप का, टापू टाइप का मान लीजिए कि उनकी आबादी हो, तो सारे आबादियों को संबोधित के लिए 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान रखा गया है। ओके। और जब 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान रखा गया है, तो आप देखिए उनको हमारे मोदी जी ने समाप्त कर दिया। बोला अब कोई एंग्लो इंडियन नहीं है। जब वहां से प्रतिनिधि चुना जा रहा है तो अब क्यों एंग्लो इंडियन को संबोधित करें? तो इसलिए यह खत्म कर दिया। किंतु आप देखिए कि 550 सीट में 545 सीटों का ही हमारे यहां चुनाव होता है। आप नोटिस कर लेना। वेरी गुड, हाथ उठा रहे हो। क्यों 545 का क्यों होता है? क्यों होता है? क्या बोली? हाँ, कृष्णा, क्यों होता है? किसके लिए? आपके लिए? नहीं, किसके लिए? बहुत सही बोले हो, आगे बोलो। बहुत अच्छा जा रहे हो, बोलो। खुशी की बात है कि कौन अच्छा बोले हो। अब वेरी गुड, हाथ उठा रहे हो, बोलो। राष्ट्र क्यों मनोनीत करेगा? अन्ना ना राजा ना ना। क्यों सीमा? कुछ लॉजिक लगाओ, हो जाएगा। थोड़ा लॉजिक लगाओ, हो जाएगा। हाँ कविता, क्यों? इसलिए कि ये 5 सीट इन्हीं एरिया के लिए आरक्षित किए गए हैं कि भविष्य में मिलेगा तो यहां हम चुनाव करवाएंगे। समझ में आया मिस्टर भारद्वाज? थोड़ा सा तो चले थे, फिर रुक क्यों गए? क्यों रुक गए? जा सही रहे थे। देखो धीरे धीरे बोलना सीखे तो कुछ अच्छा निकल रहा है ना, तो बोलेंगे हम। कीर्ति में एक बहुत अच्छी बात है कि वो बोलती है बेचारी, कभी कभी अच्छा भी बोल देती है, कभी कभी नॉर्मली तो खैर ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि बोलती है। इस तरह से बोल्ड रहा करो आप लोग। जी तक ही सीमित है आपका, आगे आता ही नहीं है। तो आप देखिए जब हम बात करते हैं तो ये इनके लिए आरक्षित किया गया। इसी तरह से राज्यसभा की भी 5 सीटें ऐसे ही है। तो आप देखिए कि हम जब बात करते हैं राज्य क्षेत्र या इन सारे क्षेत्रों के लिए, तो इनमें क्या होता है कि ये इन्हीं सब के लिए रखा गया है। अच्छा, पता नहीं, या तो हिंदी लिखो या तो इंग्लिश ही लिखो। तो अब क्या है कि जब हम अनुच्छेद 1 कहते हैं तो अनुच्छेद 1 का वर्णन इसी आधार पर किया जाएगा। साफ साफ कह दे रहे हैं कि ये हमारा आरएस का सिलेबस नहीं है, ये किसका है? क्योंकि आप लोग इंटीग्रेटेड कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब आरईएस और आरएस। अगर आप लोग कहिएगा तो इसको छोड़ सकते हैं, हम आरएस वाला ही पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो। चाहते हो बालक? चाहते हो? ये क्या है? ऐसा ही चाहती हैं? ऐसा ही चाहते हो? हाँ, छोड़ दे। चलो ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, क्रमबद्ध पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में भी आएगा। ठीक बोल रही है। लिए तो हो लक्ष्मीकांत, वो क्रमबद्ध है। लोगर जाओ, गिर जाओ, और यहीं एग्जाम न देने से पहले ही हाथ पांव अपना भसका के रख दो। तो आप देखिए इसके बाद हमारे पास है अनुच्छेद 2। अब अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का निर्माण। यानी अगर हम निर्माण करते हैं
तो आप देखिए, हम नए राज्य का जब निर्माण करेंगे तो इस नए राज्य में कौन से राज्य शामिल है, इसको भी समझने का जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश में इंदिरा गांधी आई थी तो एक संशोधन की, 35वां संशोधन अधिनियम 1974, और उसमें संशोधन करके अनुच्छेद 2 क लेकर आ गई। और आपको भी पता होगा कि सिक्किम को इन्होंने क्या किया, सहायक राज्य का दर्जा दे दिया, एसोसिएटेड स्टेट। सहायक का मतलब होता है कि भारत का यह सहायक राज्य ये जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस वक्त सिक्किम में जो विवाद चल रहा था, वो विवाद ये था कि चाइना कह रहा था कि ये मेरा अंग है। उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि सिक्किम में, भारत तो आजाद हो गया किंतु सिक्किम में राजशाही चलती थी, और उसके जो राजा थे वो वंशज का नाम था चोगलेयाम राजा, चोगलेयाम वंश के थे। और उसके राजा, तो ये चोगलेयाम वंश कहां से आया? ये चाइना के द्वारा उस राजा को पैसे देकर कहा गया कि तुम कहो कि तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो और हम तुमको सारा सहयोग करेंगे। क्या बोल रहे हो? क्या कुछ बोल रही थी? तो इसमें क्या हुआ कि चोगलेयाम का मौत हो गया, उसका वंशज आया, लड़का आया, और लड़का बहुत अच्छे से समझ गया। और वहां की प्रजा भी कह रही थी कि हम अब राजशाही में न रह के किस में रहना चाहते हैं, लोकतंत्र में रहना चाहते हैं। तो जब लोकतंत्र में रहना चाहते हैं तो चाइना के जो प्रीमियर थे वो इसको अपने तरफ ना कर सके, तो उसने कहा, घोषणा किया कि हम भारत के साथ जाना चाहेंगे। प्रजा ने भी कहा कि भारत के साथ जाना चाहते हैं। तो उसी वक्त हमारी इंदिरा गांधी ने क्या किया कि तुरंत सिक्किम में अनुच्छेद 2 क लेकर आई और उसके अंदर कह दी कि सिक्किम हमारा सहायक राज्य है। तो जब भी हम नए राज्य के निर्माण की बात करेंगे तो इस नए राज्य के निर्माण में नए देश के निर्माण की बात सोचेंगे। यहां राज्य का मतलब होता है, देखिए, जब हम, हालांकि ये हिंदी है, हिंदी में हम बहुत ज्यादा नहीं बता पाते हैं। क्यों? उसका कारण है इसलिए कि हम इंग्लिश में लिखते हैं स्टेट, और संवैधानिक शब्द में, संवैधानिक चीजों में हम लोग हमेशा देश को ही संबोधित करते हैं। किसे? स्टेट से देश को ही संबोधित करते हैं, किंतु हमारे संविधान में और स्टेट लिखा रहता है। अब इन दोनों में अंतर हमको समझना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन राज्य है और कौन देश की बात कर रहा है, मुश्किल है। तो जब भी, हिंदी में यह विवाद नहीं है, अंग्रेजी में विवाद है, तो जब भी हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे वो हमको किसको संबोधित करते हैं, और जब भी हम स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे राज्यों को। ये याद रखना, क्योंकि प्रश्न जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो कभी अगर इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी में से समझ सकते हैं, हिंदी से ना आए तो इंग्लिश भी कभी कभी हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं तो ये, हम जब नए राज्य के निर्माण की बात करते हैं तो यहां राज्य से तात्पर्य हम किसकी बात कर रहे हैं? देश के निर्माण की बात कर रहे हैं। और सिक्किम उस वक्त एक नए देश के रूप में था, क्योंकि भारत में सारे राज्यों का राजाओं ने विलय, भारत में भारतीय संविधान सभा में विलय लगभग हो चुके थे 1974 तक, केवल यही बचा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1975 में तुरंत 1975 में चाइना ने कहा कि सिक्किम हमारा अंग नहीं है। इंदिरा गांधी ने क्या किया, तुरंत 36वां संशोधन 1975 में ही लेकर आई, और लाकर उन्होंने क्या किया कि इस अनुच्छेद को हटा दी, निरस्त कर दी, और कही कि सिक्किम भारत का अंग है। और अंग ही नहीं, सिक्किम भारत का एक राज्य भी है, और सिक्किम भी राज्य क्षेत्र में आता है। भारत एक संघों का राज्य है, राज्यों का संघ है, तो उसमें, उस राज्य में सिक्किम को भी सम्मिलित किया गया है। तो जब भी आपके पास अनुच्छेद 2 के बारे में पूछा जाए, हालांकि 2 और 3 लगभग एक जैसे हैं, किंतु इनमें भिन्नता है, यह ध्यान रखिएगा।
इसलिए भिन्नता है कि दो जब भी हम बात करेंगे तो नए किसके निर्माण की, और यह अधिकार किसको दिया गया है, नए देश को अगर निर्माण करना है तो यह अधिकार एक अलावा कौन करेगा, संसद के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अपनी स्वतंत्रता संसद को सौंप दी है। कैसे सौंपे, तो हम अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, वो प्रतिनिधि निर्णय लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, वो प्रतिनिधि निर्णय लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद आप देखिए अनुच्छेद 3 हमारे पास आता है। जब हम अनुच्छेद 3 की बात करते हैं तो आप देखिए इस अनुच्छेद 3 हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाथ तो रख लेते हैं और इनकी सोच को मानेंगे। हम उल्टा थे तो ये क्रोकोडाइल की तरह उबासी लिए, तुरंत अभी हमने पलटा तो उस उबासी को आधे से ही एकदम निपट लिए। महान हो यार कृष्ण, है इतना तो समझ हमको भी है, ठीक है, मानते हो ना, कुछ कुछ तो हम भी लॉजिक लगा लेते हैं, क्योंकि वहीं से हम भी आए हैं ना। आप लोग की मनोवृत्ति को समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या कृष्णा, गलत बोले तो बोलो, आधे में ही उसको निपट लिए ना, बोलो। हम निपटते थे कि नहीं, किंतु 15 साल से आप लोग का यही लक्षण देख रहे हैं, तो क्या करें। हाँ, चुप रहो, आदत पड़ गई है, आदत हमको पड़ रही है, उल्टा सीधा आदत पड़ गई है। तो अब देखिए अनुच्छेद 3 के जब बात करते हैं तो यह भी हमारे देश में कहता है कि राज्यों का निर्माण करना। वो वहां पे हम जब राज्य की बात करेंगे तो वहां राज्य जो संबोधित कर रहे थे, हम किसको कर रहे थे, वहां देश को हम संबोधित कर रहे थे। किंतु जब हम यहां राज्य के बारे में बात करेंगे तो यहां राज्य हमारा राजस्थान हो जाएगा, केरला हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी हम यहां पे 28 राज्यों की बात कर रहे हैं। और जब 28 राज्यों यानी राज्यों का निर्माण किस आधार पर होगा, तो यह संसद को अधिकार है कि राज्य का पुनर्गठन करें, नए राज्य का निर्माण करें, राज्य एक राज्य से 2 राज्य को तोड़ दे, राज्य के भूभाग को निर्धारित करें, राज्य के नाम को निर्धारित करें, राज्य के राजधानी के नाम को निर्धारित करें। ये सारी गतिविधियां केंद्र सरकार द्वारा किसको दे दी गई है, ये संसद को दे दी गई है। ये सारी चीजें संसद के पास निहितार्थ है। यानी यहां पर जब हम नए राज्य के बारे में कहेंगे तो यहां हम अपने भूभाग के अंदर कहेंगे, और वहां जब हम नए राज्य के बारे में कहेंगे तो वो हमारे क्षेत्रफल से बाहर के बारे में बात करेंगे। अंतर बस इतना ही है। हाँ बोला करो। और जब हम नए राज्य के निर्माण के बारे में सोचते हैं या करते हैं तो देखिए नए, क्या सोच रही हो, कैसे राज्य का निर्माण होता है। हाँ, सोच कुछ और रही थी, किंतु तो आप देखिए जब हम नए राज्य के निर्माण के बारे में यानी आंतरिक स्थिति की बात कर रहे हैं, हम अपने अंदर के राज्य की बात कर रहे हैं, तो इसको निर्माण करने के लिए 2 प्रावधान हमारे संविधान में उल्लेखित है अनुच्छेद 3 के तहत। यानी राज्य के भूभाग को कम करना है, एक राज्य को 2 राज्य करना है, जैसा भी कैसे करी थी सर, बढ़ाना है और छोड़ना है, यही कह रहे थे। यही कह रही थी ना। तो आप देखिए कि जब हम लोग बात करते हैं इस संदर्भ में तो ये अधिकार भी किसको दिया गया है, संसद को। ये संसद इसी अनुच्छेद से यह हमें दिखता है कि राज्य कभी भी देश से अलग नहीं हो सकता। यह अनुच्छेद एकदम स्पष्ट रूप से बता रहा है। जब हमारे देश में आप देखिए रियासतें चल रही थी तो उन रियासतों में
उन रियासतों में यह अधिकार था कि वो किसी के साथ आकर जुड़ सकते थे, और तभी हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह निर्णय लिया कि अगर राज्य को उनके अनुसार काम करने को दिया जाए तो भविष्य में ऐसा भी आएगा कि कई राज्य भारत से निकल जाएंगे। इसीलिए अनुच्छेद 3 में ये सारी शक्तियां किसको दे दी गई? संसद को दे दी गई कि संसद नए राज्यों का निर्माण करेगा, नए राज्यों का विभाजन करेगा, नए राज्यों के भूभाग को निर्धारित करेगा, उनके नाम उनके नाम संसद द्वारा ही परिवर्तन किए जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। और यही वजह है, चलिए अब इसको उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि कैसे होता है, संसद कैसे ये कार्य करती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि राजस्थान एक राज्य है, हमारे राज्य का मुखिया कौन है? हमारे राज्य का मुखिया है चीफ मिनिस्टर, और उनको हम लोग अशोक गहलोत के नाम से भी वर्तमान में जान रहे हैं, जो परिवर्तन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद आप देखिए इनके नीचे कौन है? मुख्यमंत्री के नीचे, मुख्यमंत्री के नीचे आते हैं यानी राज्यपाल आएंगे। और राज्यपाल को अगर कोई विधेयक अगर यहां से वहां भेजना होगा, कहां पर? केंद्र में, तो आप देखिए केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। तो कौन है अभी राष्ट्रपति? वेरी गुड। इससे पहले कौन थे? वो एक मिनट चुप रहो, वो कौन थे? यहां पे नहीं आ रहा है। अच्छा, उससे पहले कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दूसरे कौन थे? दूसरे कौन थे? बोलो, बहुत सही बोली, बोलो। चाय पिए थे आपसे, आप उनका फोटो खींची थी। थोड़ा सम्मान दो। उसके बाद कौन थे? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये अभी आई है बेचारी, और उसका नाम बता रही हो। उसके बाद तब आए थे जाकिर हुसैन, उसके बाद आए थे वीवी गिरी, उसके बाद फकरुद्दीन अहमद। मतलब आप लोग देखिए, आप लोग को ये याद नहीं होता है। बता चुके हैं। तो आप देखिए, ये केंद्र के पास ये विधेयक जाएगा, और केंद्र में अधिकार है राष्ट्रपति को। और जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अब आते हैं इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। प्रक्रिया को समझ लो, बाद में हमारा तो है ही नहीं कि हम ऐसे करें, आपका है, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम बात करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान का नाम चेंज करके करना चाहते हैं राजपूताना, ठीक है। ये विधेयक राज्य के विधानमंडल में, विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, पारित कर दिया, क्योंकि सरकार उनकी थी तो पारित होना ही था। अब ये विधेयक पारित करके गया किसके पास? राज्यपाल, गवर्नर के पास।
राज्यपाल ने इस गवर्नर को भेज दिया केंद्र के पास, किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी काफी आक्रोश में आ गए हैं, नाम चेंज करें, एक बार इसे हम पुनः विचार के लिए भेजें। तो ये पुनः विचार के लिए इसी तरह से आएगा, यही सीढ़ी चल के जाएगा पुनः विचार के लिए। और पुनः विचार के लिए एक निर्धारित समय दिया जाता है, एक समय सीमा दी जाती है। तो एक समय सीमा, अब ये समय आप पूछेगा क्या है सर, हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं और उनके अकॉर्डिंग, और ये हमेशा कम बेसी होते रहता, तो हमें बताना बड़ी मुश्किल है हमारे लिए भी। अब ये समय सीमा में एक समय दिया गया, इस समय में अगर मान लीजिए कि ये नहीं दे पाए तो भी राष्ट्रपति मान लेंगे कि आपने अपना विचार दे दिया। देख लीजिए, यानी अगर आप समय सीमा में नहीं दे पाए तो हम मान लेंगे कि आपने अपना विचार दे दिया है, और वो भी क्या कर दो, ना में नहीं, हां में। और अगर आपने समय सीमा के अंदर दे दिया कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हम राजपूताना नहीं राजस्थानी ठीक है, हम नहीं करना चाहते हैं, तो भी आपके निर्णय केंद्र के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। यानी आप देखिए, दोनों चरणों में आपको ही मरना है। और बाध्यकारी नहीं होने के वजह से अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि नहीं अब चेंज किया जाए, तो वो क्या करेंगे? सर्वप्रथम राष्ट्रपति की अनुमति से ही क्या होगा, यह विधेयक या तो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु राष्ट्रपति का अनुमोदन सबसे पहले होना चाहिए। और अगर यह प्रस्तुत कर दिया गया और दोनों ने पारित कर दिया, और पारित करते समय अगर हमारी केंद्र सरकार कहती है कि राजपूताना नाम ठीक नहीं लगता है, इसका नाम पूतना कर दो, तो वो भी वो कर सकती है, इसका नाम वो भी वो कर सकती है और पारित करेगी। तुरंत समझ जाओ कि राजस्थान का नाम चेंज होके पूतना पड़ गया। ये प्रक्रिया है, ये पहली प्रक्रिया है जो राज्य खुद करती है और करके पांव पे कुल्हाड़ी मार लेती है। ठीक है, अब दूसरी प्रक्रिया में भी चलते हैं जीतू। हां, तो दूसरी प्रक्रिया यह है कि जैसे मान लीजिए कि राज्य ने कुछ ऐसा भेजा ही नहीं कि हमें राज्य का नाम चेंज करना है या राज्य को विभाजन करना है, कुछ भी नहीं भेजा, कोई विधेयक नहीं भेजी, तो भी अगर केंद्र को लगता है तो केंद्र क्या करती है, उसको कर सकती है। और उस संदर्भ में भी राष्ट्रपति क्या करेंगे कि उस विधेयक को पहले राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य में भेजेंगे कि आप लोग इस विधेयक पे पुनः विचार करें एक समय सीमा के अंदर। और अगर उस समय सीमा के अंदर इन्होंने विचार किया और कहा नहीं, तो आपको पता ही है कि नहीं, यहां कुछ मतलब नहीं बनता है, यानी आपके निर्णय बाध्यकारी नहीं है। मतलब एक औपचारिकता थी जो हमने आपको भेजा आपके पास। अब निर्णय कौन लेगा? हम कौन? मुख्यमंत्री। निर्णय लेंगे राष्ट्रपति केंद्र से। तो इनके पास जा रहा है समय सीमा के अंदर, आपने कहा कि नहीं नहीं बांटो, नहीं तोड़ो। आप अगर निर्णय दे भी देती है हां में या नहीं में, तो भी वो निर्णय किसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है? केंद्र के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। और यही हुआ था हमारे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के विभाजन के दौरान। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का जब विभाजन किया गया था, तो केंद्र सरकार 2014 में विधेयक लेकर आई और राज्यों में आंध्र प्रदेश में भेजी। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कहा कि नहीं बांटो, तेलंगाना मेरे से अलग मत करो। और जो आंध्र प्रदेश के बहुत सारे सांसद थे, उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना हो गया तो हम अपने शरीर पे पेट्रोल छिड़केंगे एंड आग लगाएंगे। यहां देख लो, तो पेट्रोल छिड़क के हम आग लगा लेंगे। और बकायदा जब उन लोगों ने ऐसी स्थिति ला दी, तो उनके पीछे क्या था, 4-4 गार्ड बढ़ा दिया केंद्र सरकार ने कि करेंगे तो जरूर, तुम आग लगा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि जब केंद्र ने उसे विभाजन कर दिया, राज्य का, केंद्र का, 2 राज्यों में बांट दिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना,
तो उन लोगों ने आग जलाने के बजाय केवल अपने कपड़े फाड़ दिए, वो ज्यादा आसान था। ठीक है, और यही वजह है कि हमारे देश में आज 28 राज्यों का निर्माण इसी तरीके से हो चुका है, क्योंकि जब फजल अली आयोग गठित की गई थी सन 1953 में, वो आयोग ने अपनी अनुशंसा सन 1955 में दी, केंद्र सरकार ने उनकी अनुशंसा सन 1956 में माना, तो उसमें उन्होंने क्या किया, 14 बता देंगे, सब बताएंगे, ठीक है, बड़ा, हाँ तुरंत चली जाती है ये। कहां है आपका घर? हम यहां रह रही हो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जहां आपका गांव है रियल। हाँ, तो अभी तक डुप्लीकेट बता रहे थे। हाँ बोलो। असम से आई हो? हम बात कर रहे हैं रियल कहाँ है? सीकर से हो? हाँ सुनो, तो सीकर ही बोला करो, नीम का थाना और सांगानेर थाना कोई नहीं जानता है, ठीक है, सीकर बोलोगी तो ज्यादा समझ में आए। कौन समझा जी? नीम का थाना कोई समझा क्या? जो वहां रहते हैं वो लोग समझे। अभी समय लगेगा, जीना बन रहा है, तो खुशी मिल रही है, जिला बन रहा है। कितना पता है राज्य कोष कितना दिक्कत होगा जिला बनने में? पढ़े होगी आप, और आज जाने। तो आप देखिए, तो ये जैसे कह रही है कि सीकर हम रहते हैं, अगर मान लो सीकर का नाम चेंज करना हो फीकर, तो कौन करेगा? हाँ कौन करेगा बताओ तो, कैसे होगा वो? प्रक्रिया प्रक्रिया क्या है? वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रही है कि सीकर जैसे टाउन हुआ, सिटी हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुए, इनका नाम परिवर्तन मुख्यमंत्री ही करेंगे, वो केंद्र का हस्तक्षेप का एरिया। अब केंद्र का इतना थोड़ा ना सामान गिर जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट को जाए देखने के लिए, ये आपके अंदर। इसीलिए इसीलिए इस जी इसीलिए इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय का नाम दे दिया गया, ठीक है, ये इसी प्रक्रिया से चला है। आई बात समझ में? और ये समझ में आया? किसी को प्रक्रिया, किसी को दिक्कत है? किसी को समझ में नहीं आया? देखो आप तो जो आप ऐसे ऐसे करते हो ना, ये घातक है मेरे लिए। तो आप देखिए, इसके बाद जब हम बात करते हैं, इसीलिए अनुच्छेद 1 और 3 कहता है भारत या राष्ट्र का विभाजन नहीं हो सकता, राज्य का हो सकता है, राष्ट्र अविभाजित रहेगा। इसका मतलब कि भारत को हम टुकड़े नहीं कर सकते किसी देश में, राज्यों का जरूर टुकड़ा कर सकते हैं। और आपके सामने लाइव दिख रहा है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ठीक है, पंजाब से हरियाणा, पंजाब से दिल्ली, ये सारी चीजें आई हैं, ये राज्यों का। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आया ना जी? जी बालक, हाँ या ना बोलो यार? हाँ, तो ये सारे राज्यों का आप, इसका मतलब कि राष्ट्रीय जो है उसको हम तोड़ नहीं सकते, अविनाशी है, यानी तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका नाश नहीं किया जा सकता। अब हाँ जी, यही वजह है कि भारत को अविनाशी राज्यों का, हाँ वेरी गुड, यानी राज्यों को आप खंडित कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किंतु राष्ट्र को नहीं। यही वजह है कि जब इंदिरा गांधी आई थी तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से खालिस्तान का जो विवाद चल रहा था, यही कारण बना था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो पंजाब है
और भारत के पंजाब दोनों को मिलाकर नए राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे थे, जिसका नाम दिया इन लोगों ने खालिस्तान। तो ऐसा राष्ट्र अविनाशी है, तो इसलिए हम उसे, पंजाब को नया राष्ट्र बनने नहीं देंगे। तो ये अनुच्छेद 1 और 3 दोनों मिलकर ये बात कहते हैं। इसके बाद जब हम अनुच्छेद 4 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 4 कहता है, क्या कहता है बोलो, बहुत अच्छा कॉलर उठाए, बोलो, प्रेस्टीज बहुत है आपका, बोलिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है। वाक्य में आपके पास लक्ष्मीकांत है तो जरूर लाए तो थे, किसका है वो, एक बार पढ़ भी लिए हो, महान हो यार आप, पढ़ लियो एक बार। किसके किसके पास लक्ष्मीकांत जरा हाथ उठा देंगे प्लीज। आपके पास है, हमको मालूम है, एमए पॉल साइंस आपके पास है, और कविता आपके पास भी है, बताना नहीं चाहती हो, है ना, देख लो, नहीं बताना चाहते, हम जानते हैं बहुतों के पास है, बताना नहीं चाहते है, पढ़ो उसको। हाँ, किसमें, हाँ बोलो। तो अभी तक 3 में क्या बता रही थी, घर में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 4 देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी संशोधन किया जाए, कोई भी संशोधन अगर किया जाए तो वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत वो संविधान संशोधन, हाँ, संशोधन नहीं कहलाएगा। क्योंकि ये 2 और 3 में जो हम संशोधन करते हैं वो हम साधारण बहुमत से करते हैं। हम इसे साधारण बहुमत से करते हैं, और साधारण बहुमत की अगर बात करें तो आप देखिए साधारण बहुमत क्या है। साधारण बहुमत कहता है कि 50% से अधिक उपस्थित तथा मतदान, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनमें से भी उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने मतदान नहीं किया, उसको हम लोग कहते हैं साधारण बहुमत। अभी ये एक्सप्लेन करेंगे पूरी अच्छे तरीके से आप लोग। किंतु अनुच्छेद 368 कहता है ये विशेष बहुमत है। अनुच्छेद 68 की अगर हम बात करें तो ये विशेष बहुमत के श्रेणी में आता है। यह कहता है कि 2/3, कम से कम 2/3 उपस्थित एवं मतदान, इसकी प्रकृति पूर्ण बहुमत की तरह होनी चाहिए। तो हम जब 2 और 3 में संशोधन करते हैं तो हम इसके अनुच्छेद अनुसार नहीं करते हैं, हम इसके अनुसार करते हैं, साधारण बहुमत के अनुसार। और जब साधारण बहुमत के अनुसार कहते हैं तो यही अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि 2 और 3 में परिवर्तन हुआ तो संविधान में संशोधन, स्पष्ट लिख रहा है कि नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो साधारण विधेयक से पारित किया गया। नहीं समझ में? किसको किसको नहीं समझ में आया बता दो। इस शर्माने में क्या है, हाथ उठा दो जिसको इसको नहीं है। अच्छा, धीरे धीरे क्या उठा रहे हो? तो जीतू एक बार में उठाओ ना जी। हाँ, वेरी गुड, क्लियर है कृष्णा? नहीं समझ में आया तो ये आंख खुजला कर बोलोगे नहीं आया। हद करती हो आप, एक एक एक्टिविटी आपकी तो एकदम आत्महत्या करने लायक है। एक से एक ये सब लोग ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 2 क में संशोधन किया था, 35वां संशोधन किया था, ठीक है। और यह संशोधन 1975 में, सॉरी 1974 में किया गया, ठीक है, किया गया था ना। और यह संशोधन जो किया गया था ये साधारण बहुमत से किया गया था,
जिसको हम लोग सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं, साधारण बहुमत से किया गया था, न कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके। क्योंकि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करेंगे तो उसमें पहले केंद्र सरकार पारित करेगी, उसके बाद ये राज्य सरकार में जाएगा और राज्य सरकार को भी इसे पारित करना पड़ता है। ऐसा नहीं हुआ था, केवल हमने केंद्र सरकार ने पारित करके उसे सहायक राज्य का दर्जा दी थी साधारण बहुमत से। इसीलिए अनुच्छेद 3 में भी अभी जब हम आपको बताए थे कि केंद्र के पास जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेंगे, लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत करेंगे। तो आप देखिए, जब ये लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत करेंगे तो ये दोनों भी साधारण विधेयक से पारित होगा, न कि अनुच्छेद 368 के तहत। क्योंकि 368 से पारित किया जाएगा तो फिर केंद्र के बाद कहां जाएगा, और राज्य कभी उसको विभाजन होने देगी? नहीं देगी। तो केंद्र का अधिपत खत्म हो जाएगा, केंद्र का अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा। ऑब्वियस है कि खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा तो इसलिए केंद्र कहती है कि ये अधिकार हमारे पास ही रहेगा। तो ऐसे ऐसे क्या हो गया, मतलब धीरे धीरे सीख रही हो ये सब। अभी तो अच्छा खासा बोलती थी, अब टोन टेम्पर चालू हो गया। तो अब देखिए, जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 368 की, तो 368 यानी अनुच्छेद 4 यही कहता है, सामान्य तौर पे हमारे संविधान में इन्हीं चीजों का वर्णन है। किंतु इसके बाद हमारे राजस्थान में सिलेबस दिया गया है राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्र का एकीकरण। तो जब राष्ट्र का हम एकीकरण की बात करते हैं तो राष्ट्र का एकीकरण समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा राज्य पुनर्गठन आयोग के पास। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये हमारे संविधान सभा नहीं, संसद द्वारा गठित किया गया था 1953 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग भारत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है 3500 वर्ष पहले। ठीक, ऋग्वेद थोड़ा गलत लिख दिए, लेटर ऋग्वेद लिखते तो ठीक रहता। ठीक है, अच्छी बात है, वो हम समझ गए। तो अब देखिए, जब हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो भारत जो था, भारत आजाद हुआ जी। क्या नाम है आपका? निर्मल, बहुत अच्छा नाम रखे हो। निर्मल, ये बता कि भारत कब आजाद हुआ? वेरी गुड। तो भारत जो आजाद हुआ 1947 में हुआ। चलो, अब आपको देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही बोले। चलिए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? किस साल आप जन्म लिए? मान लेते हैं कि 2014 में, नहीं 2014 बहुत नजदीक हो जाएगा, 2000 मान लेते हैं, 2000 में या 2011 में, ऐसे समझ लेते, 2012 में, कुछ भी मान लेते। ठीक है, तो अब मान लो कि अगर आप 2000 में जन्म लिए तो उसका कोई दिन होगा ना? कौन सा दिन है? कौन सा बोले? आपका 15 अगस्त में आप हुए हैं? अरे, हम आपका बात कर रहे हैं यार। अच्छा, आप समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? वेरी गुड। सीकर, थोड़ा समझाया करो फीकर को। अच्छा, चुरू है। हाँ, तो अब देखिए, तो 15 अगस्त किसके लिए छोड़ दिए थे? मेरे लिए कि सर आपको पता है? यही तो आप लोग गलती करते हो कि आते हुए प्रश्न को अधूरा लिख के आओ, कहोगे हमको पूरा नंबर चाहिए, तो नहीं देगा। क्यों देगा? तो आप देखिए, 15 अगस्त
1947 को जब भारत आजाद हो गया तो खासकर दक्षिण राज्यों ने, साउथ के राज्यों ने यह मांग उठाई क्या, कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। किस आधार पर बालक? भाषा। और आपको मालूम है कि देश में तरह तरह के भाषा का प्रयोग होता है। राजस्थान में तो एक जिले से दूसरे जिले जाओ तो भाषा ही चेंज है, एक गांव से दूसरे गांव में जाओ तो चेंज हो, तो जिला तो बहुत दूर है। बात ऐसा ही है ना? हाँ, चुरू में भी यही है, ये जान जाओ। तो अब देखिए, जब दक्षिण दिशा से ये मांग उठी कि राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाए, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्योंकि उस वक्त संविधान बन रहा था, 1947 की बात है, अभी संविधान बना नहीं है, अभी प्रक्रिया में था, कार्य प्रगति पर है, सुना ही होगा आपने। हाँ, यस बोला करो, ये क्या अब आजकल यार, आजकल आपका भी देख रहे हैं। तो अब क्या है कि जब दक्षिण दिशा से मांग उठी तो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इस मांग की मूल्यांकन करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक आयोग गठित किया जिसका नाम रखा एसके धार कमेटी, एसके धार आयोग। एसके धार आयोग ने कहा कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। अब ये सब तो चाहते थे कि हमारा निर्माण हो, विवाद उत्पन्न हो गया, विवाद उत्पन्न होना ही था। जवाहरलाल नेहरू थे हमारे सॉफ्ट हार्टेड, हार्ट कहीं और सॉफ्टनेस आपको पता ही है भारत में। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को देखते हुए क्या किया कि क्योंकि आईएनसी का अधिवेशन होता था, अधिवेशन समझते हैं ना? हाँ, मीटिंग होता है, और दिसंबर के महीने में होता था। तो उसमें क्या किया गया कि जयपुर में 1948 में एक बहुत प्रचलित कमेटी, एसके धार कमेटी के मूल्यांकन करने के लिए गठित की गई, जिसका नाम रखा गया जेवीपी। जी, पूरा नाम क्या है बोलो? एमए पॉल साइंस, जेवीपी पॉल साइंस रहेगा आपका, बोलिए। सुना हुआ तो, ये अभी तक जो बताएं सब सुना ही हुआ है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कविता कृष्णमूर्ति। हाँ, याद आ रहा आपको? बोलो, याद आ रहा है? बोलो, किसी का नाम ले लो। हाँ बोलो, सही बोल रही हो? हाँ सही बोलिए, जवाहरलाल बिपिन चंद्र पटेल। चुप रहा करो। हाँ ऐसे ही कुछ है, कुछ याद है? वासु, ये वासु कौन है? अपने नाम से कुछ भी डाल दोगी। ये था जी, आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। पट्टी नहीं, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टी। तो आप देखिए, ये तीन व्यक्तियों ने क्या किया कि कहा कि इन्होंने जो अनुशंसा दी है इसका मूल्यांकन किया जाए। और मूल्यांकन करके इन लोगों ने भी कह दिया कि राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होगा। विवाद हो गया। और मद्रास एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, और उसमें उनके सबसे पुराने, कांग्रेस के सबसे पुराने लीडर, नाम तक ही सीमित रखना, पोटी श्रीराम उल्लू नहीं, मुल्लू, हाँ, पोटी श्रीराम उल्लू। और ये अनशन पर चले गए। अनशन समझती हो क्या होता है? वेरी गुड, ये ठीक पता है आप लोग को, क्योंकि आप लोग घर में की हैं। हाँ, ये सब हड़ताल घर में की है कि हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, हम भी आज खाना नहीं खाएंगे, तो ये सब याद होगा आप लोग को। तो ये क्या किए
संयम रखो, सब यहां पे आ जाएगा। इन्होंने क्या किया कि 52 + 4 56 दिन अनशन पर गए, 56 दिन के अनशन पर गए। 52 बोली थी, तब से छटपटा रही थी कि सर 52 52 तो लिख दिए। आपने गलत पढ़ी थी तो हम क्या करें, कभी नहीं लिख सकता 52 है अभी एनसीईआरटी। हाँ, उसको फोटो खींच के लाना, किताब लाने की जरूरत है। एनसीईआरटी आपके पास, आपके पास है, दे दो इसको, दे दो इसको, तो इसको ये पढ़ी है ना कहां पे है, तो टप दिन खोल के निकाल, किंतु फिर भी नहीं निकलेगा इससे, इसमें नहीं है। बेकार एनसीईआरटी पढ़ी हो, बेकार एनसीईआरटी पढ़ी हो, ये ओरिजिनल एनसीईआरटी है। ये थोड़ी ना पता होगा किसमें। हाँ, आप आराम से देखिए, तब तक हम इसको आगे करते हैं। ये 4 कौन था, नहीं 56 दिन, इधर इधर छोड़ दो, उसको देखने दो, इसके चक्कर में जो भी सीख रही हो सब भूल जाओगी। तो 56 दिन के अनसर बन गए और फाइनली इनकी आत्मा जो है वो परमात्मा को मिल गई। मिलना, देखो 56 दिन हम कैसे याद रखें, देखो हम भी याद करने का तरीका रखते हैं, आप लोग की तरह हम आंख बंद करके याद नहीं करते तोते की तरह, हम तरीका अपनाते हैं। कैसे, तो 56 का उल्टा करोगे तो 65 दिन होगा। 65 दिन आप याद रखो कि जतिन दास जो हमारे जेल में डाले गए थे 65 दिन के अनशन पर मरे थे, तो उसका ऑपोजिट 56। लॉजिक से पढ़ा जाता है, आप लोग कभी लॉजिक लगाओगे नहीं, और सब तरीके बता दो। तो 56 दिन के बाद जब ये मर गए तो 1953 में आंध्रा आया, आंध्र प्रदेश नहीं आया, याद रखना। आप लोग इसको आंध्र प्रदेश पढ़ ले तो हमको तो समझ में नहीं आता, कहीं लिखा है तो भाई अब वो आप लोग की समस्या है, मेरी समस्या है नहीं। आंध्र जो था वो स्वतः क्या हुआ, 1953 में एक नया राज्य भाषा के आधार पर उत्पन्न हो गया। अब जवाहरलाल नेहरू के कलेजा से धड़कन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब इसके चक्कर में कई राज्य निकल आएंगे, निकल सकते हैं ना। तो इसके विवाद को निपटाने के लिए इन्होंने क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया। और राज्य पुनर्गठन आयोग ठीक 1953 में किया। उसके सदस्य कौन थे? उसके अध्यक्ष थे फजल अली, और इसके साथ 2 सदस्य इनके थे, पानीकर और कुंजरू। ये दोनों सदस्य तीनों ने मिलकर अनुशंसा 1955 में प्रस्तुत की और ये मान लिया, क्या किया जी, कि राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर होना चाहिए, होना चाहिए। यानी ये दोनों ने अस्वीकार किया, इसने स्वीकार कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, किंतु भाषा ही मूल होगा ऐसा नहीं है। इसके अन्य तत्व को भी देखा जाना चाहिए, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, देश की अखंडता और संप्रभुता, तब इसे, और एक राज्य में एक भाषा होगा, इसको इन्होंने स्वीकार दिया, अस्वीकार किया कि एक राज्य एक भाषा नहीं, 1 स्टेट 1 लैंग्वेज नहीं होगा, उस आधार पर बिल्कुल विभाजन नहीं होगा। और इसी आधार पर आप देखिए सरकार ने 1956 में क्या किया, इनकी अनुशंसा को मान ली, और उस दरमियान 1956 से पहले हमारे देश में कुल 29 राज्य थे जो विभाजन किए गए थे ABCD श्रेणी में, 4 श्रेणियों में विभाजन किया गया था। कितने श्रेणी में? हाँ, 4 नहीं 4, हाँ 4 श्रेणी में विभाजन किया गया था। इसको फजल अली ने नकारते हुए 2 श्रेणी में विभाजन किया, एक किया राज्य और एक किया केंद्र शासित प्रदेश।
और इस 29 को मिलाकर इन्होंने तब कहा 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होगा। और आज भी हमारे देश में राज्यों का जो बंटवारा होता है और विभाजन किया जाता है वो इसी राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये 4 थे। एक था ब्रिटिश द्वारा ब्रिटिश इंडिया, जो भारत को अंदर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से शासन था। एक प्रांतीय राजा थे जो ब्रिटिशर का सपोर्ट करते थे। एक ऐसे प्रांतीय राजा थे जो इनका कोई सपोर्ट नहीं करते, जो स्वतः रहना चाहते थे। और एक हमारे देश में उच्चायुक्त, कमिश्नरेट। ये 4 इस तरह से इनका विभाजन किया गया था, इनको नकार दिया गया, 2 में बांट दिया गया। आज भी वो 2 विद्यमान है और ये 2 इसी तरह से चलते हैं। आई बात समझ? कौन कौन से 2 है? राज्य और केंद्र। इस लड़की को क्या हो गया है? मतलब क्यों, कुछ खाना पीना खा के आई हो कि नहीं? बड़ा उसके अंतःकरण की बात आप जान रही हैं। साथ में रहती हो हैं? नहीं ना? हाँ, अब देखो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे मैंने नहीं बताया, हम भी बता रहे हैं, हम डांस करके नहीं बता रहे हैं, ऐसे 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 करके। ठीक है, ये तरीका सीखो। देखो अभी आपको हंसी आ रहा है आप लोगों को, किंतु आप जब इंटरव्यू में जाओगी ना, इस तरह से नहीं नहीं चाहकर भी आपके हाथ उठ जाएंगे, क्योंकि आदत बनी हुई है। इसे रोकने की जरूरत है आप लोग। पकड़ने का मतलब कितना समझाए। तो अब देखिए, ये तो एक सामान्य तौर पर हमने बताया राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, किंतु समय चूंकि है नहीं तो आपको बताते हैं कि राज्य का एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण कैसे हुआ है। बड़ा मजा कहानी है, बड़ा मजा आता कि सुनाएंगे। संयम रखो थोड़ा, ठीक है। तो जैसे कि जब भारत स्वतंत्र हो गया ना, तो उसके साथ पाकिस्तान भी हो गया, 2 राज्य हुए थे। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आए तो उन्होंने 3 प्रस्ताव रखा। भारत स्वतंत्र, पाकिस्तान स्वतंत्र। देशी रियासतों के लिए विकल्प दे दिया कि या तो आप स्वतंत्र रहें या भारत या पाकिस्तान किसी के साथ संलग्न हो जाए, जुड़ जाए, किसी के साथ जुड़ जाए। और आप देखिए कि हुआ क्या कि जब भारत आजाद हो गई तो उस दरमियान टोटल भारत में जो रियासतें थी वो कितनी थी? वेरी गुड, हाथ उठा रहे बालक, बोलो। तो हाथ क्यों उठा रहे थे? हाँ बोलो, सही बोलिए, बोलो। वेरी गुड। अब ठीक लग रहा है कि मतलब फोटो खींचने से बाहर आ गई। हाँ, यानी 565 रियासतें थी और सबसे ज्यादा रियासतें राजस्थान में थी, बता रहे हैं, सबसे ज्यादा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, ठीक है। अब तो अब क्या है कि ये स्थिति ऐसी हो गई थी कि कई राजाओं को पिन पॉइंट पर कहा गया कि तुम हमारे संविधान सभा के अंग बनो, किंतु जो राजा के पास सेना थी, जैसे हमारे सवाई मान सिंह जी, इनके पास अपना सैन्य बल था, अपना सैन्य बल। हाँ, क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? बोलो ना, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे, बोलो। अच्छा, कोटा को याद कर रहे हो? हाँ, अच्छा। तो अब क्या है कि सवाई मान सिंह जी, अगर आप सिटी पैलेस जाएंगे ना, तो उनकी सेना जो है, उन्होंने अपनी सेना भारत को अर्पण कर दिया और उस सेना का नाम रखा गया राजपूताना रेजिम। आज राजपूताना रेजिम जो है, मतलब एक नया बल ही है वो हमारा।
तो इस तरह से उनके अधिकारों को हम लोग अपने अधिकारों में सम्मिलित किए। किंतु सबसे खतरनाक था 3 राजा। एक था जम्मू एंड कश्मीर, एक था हैदराबाद और दूसरा था जूनागढ़। जूनागढ़ नहीं, जूनागढ़, कुछ भी आप लोग आजकल बोल दे रहे हैं। तो अब क्या है कि जूनागढ़ वाले राजा तो बड़े मस्त थे भाई। ओफ, गुजरात के थे, अहम, बहुत अच्छे आदमी थे। शादी कर ली थी उन्होंने 3, और 2 रानियां रहती थी पाकिस्तान में, 1 रानियां भारत में। और इतने ये लोग डिप्लोमेटिक थे कि जब प्रस्ताव भेजा गया कि तुम भारत के संग आके जुड़ जाओ, तो जूनागढ़ के महाराजा ने कहा कि देखो ऐसा है कि हमें अभी कोई इच्छा नहीं है कहीं जाने का, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और अंदर ही अंदर गुटबाजी कर रहा था पाकिस्तान के साथ जाने का। हमारे पास उसका वीडियो है, अब समय रहे तो एक बार थोड़ा देखा जाए, वो सब भी अच्छा लगता है। नहीं देखना है? हाँ, काफी मजा आएगा। तो उसमें क्या है कि जूनागढ़ के जो राजा थे, डेड पर्सन थे, बहुत खत्म आदमी थे। खत्म इसलिए थे कि उनको अपने बीवी बच्चों से ज्यादा प्यार अपने कुत्तों से प्यार था। और उन्होंने बकायदा कई हजार, उस वक्त कई लाख रुपया खर्चा करके कुत्ते का शादी करवाया। विडंबना देख लो। और जब हमारे लोग वहां गए राजा को ढूंढने के लिए, तो राजा अपनी रानी को छोड़कर, लड़के को छोड़कर कुत्तों के साथ चल दिया पाकिस्तान। विचित्र विडंबना। और रानी भी सठियाई थी। जब उनको मालूम था कि भारतीय सैन्य आ रहे हैं यहां पर, अब कुछ होगा, तो राजा ने कहा कि देखो रानियों, आप लोग तैयार हो जाओ, चलो हम लोग पाकिस्तान चलते हैं, हमारा भाई उधर ही है, सब कुछ चलते हैं। तो रानी, उसमें से एक रानी बोली कि हमारा लड़का खो गया है भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं, जाओ लड़का खोजो, तब तक हम सब पैकिंग कर रहे हैं। उस चक्कर में कुत्तों को पैकिंग करके चल दिए 2 रानी, और चल दिए अपने वहां पर। तो भारत जब वहां गई तो देखा भाई, क्योंकि राजा की राजशाही थी ना, आप तुरंत नहीं ना कर सकते हैं। तो वहां पे क्या किया गया, जनमत कराया गया, और जनमत करा के भारत का अंग बना लिया गया। ये तो बहुत सारांश में हमने बताया क्योंकि समय की ये है। हाँ, उसके बाद जूनागढ़ का राजा तो बाप रे बाप बहुत खतरनाक था, नवाब। अच्छा, जूनागढ़ ने हैदराबाद का, और बता देते हैं कि उस दौर में हैदराबाद का नवाब वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन था। उस दरमियान उसने मोहम्मद अली जिन्ना को कई करोड़ रुपया दिया कि हां ठीक है, तुम लड़ते रहो, हम हैं तुम्हारे साथ। और उसके जब वजीर भारत में आए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने, उसने स्पष्ट कहा कि अगर हैदराबाद में भारतीय द्वारा कुछ अगर गलत किया गया तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चूंकि हैदराबाद में मुस्लिम आबादी कम थी, हिंदू आबादी ज्यादा थी। और जब हमारी पुलिस सेना, सैन्य बल गई ना, 6 दिन तक उन्होंने उस लड़ाई को कहते हैं ऑपरेशन पोलो। क्या कहते हैं? खोलो नहीं, पोलो। इसलिए पोलो कि वहां पर कई सारे पोलो ग्राउंड थे, 17 पोलो ग्राउंड थे। पोलो जानते हैं ना, गेम खेला जाता है, घोड़े पे खेला जाता है, ये सब ठीक पता है। जो बैठ के खेला जाता है वो तो खेलने से रहे, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये भी एक खेल है। तो 6 दिन तक लड़ाइयां चली और राजा को लगा कि हमारे कई हजार लोग मारे गए हैं। तब राजा ने ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा करके कहा कि हम भारत के साथ विलय होने को तैयार हैं, भारत के साथ तैयार। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का विवाद आया। राजा हरि सिंह बड़े मस्त इंसान थे। ओह, वो बेचारा पैसा कमाते वहां और आके यहां जुआ में हार के चले जाते, बॉम्बे में आते जुआ खेलते चले जाते। राजा थे ना, ऐसे ही चलता था। किंतु स्वाभिमान टाइप के थे राजा हरि सिंह।
किंतु राजा हरि सिंह के राज्य में विवाद खड़ा करने वाले थे उमर अब्दुल्ला के दादा फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला। और उनके विवाद से उनके विवाद को कल देखा जाए तो ठीक रहेगा ना? आप लोग का ये आदत छूटना चाहिए। खैर छूट जाएगा, हमको पता है, क्योंकि आप लोग प्रगति पे हैं।